नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे, उसमें 12 प्रैक्टिस सेट जो है आपको वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया गया है। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। और साथियों, इसका जो आज का पहला प्रश्न है वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि यह जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानस जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि असम राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि धान का खेत। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अधिनियम दिया है और लागू होने का वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2000, यह सुमेलित नहीं है। बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बांदीपुर कर्नाटक से, राजाजी उत्तराखंड से, सिमलीपाल उड़ीसा से और पिन वैली जो है जम्मू एवं कश्मीर से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यह 1991-92 में शुरू किया गया था। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में गलत कथन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी, यानी कि 3, 4, 1 और 2, यानी कि चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय पार्क है वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। साइलेंट वैली जो है केरल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में और इंद्रावती जो राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य है वह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक मूल क्रांतिक यानी कि क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि नागार्जुन श्री सागर श्री शैलम। वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला कथन देखते हैं कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों यानी कि इंडिजन्स पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। यह धारणीय यानी कि सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली यानी कि इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों विशेष यानी कि इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी कि REDD+ प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वह विकल्प सी, यानी कि केवल 1 और 3 जो स्टेटमेंट हैं यह सही हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि लखनऊ में अवस्थित है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि 4, 3, 2, 1। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यानी कि कोरिंगा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वेम्बानट जो है केरल में, पुलिकट जो है वह तमिलनाडु में और विक्रोली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित मैंग्रोव वन स्थल है। मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कच्छ का। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलावदार पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? यानी कि सन की, कपास की, चाय की, मक्का की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ऐसे जगह में चाय की खेती आइडियल होगी। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? केरल के तट में, तमिलनाडु के तट में, तेलंगाना में और विदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि तमिलनाडु के तट पर। भारत में वन सर्वेक्षण हेतु वनों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण है। उपजाऊ मृदा, वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश है और पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्रों में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि शुष्क मृदा। यहाँ पर सुमेलन करना है प्रश्न नंबर 20 में सूची 1 को सूची 2 से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 3, 4, 2 और 1। तो आइए मिलान करते हैं। यानी कि सेलवास जो है वो 3 से यानी कि अधिपादप से संबंध रखता है। सवाना जो है वह घास और वृक्ष से। टुंड्रा जो है वो विकल्प 1 से यानी कि परिवृत उद्भिद से। और मानसून देश से मांस और लाइकेन संबंध रखता है। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मछली जो है एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि भूमि जो है वो मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि फास्फोरस एवं सल्फर। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बढ़ती है। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि स्टार्च कहलाता है। वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती है कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसे ले खेती कहते हैं। निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सरसों। भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है वर्षा की तीव्रता से, वर्षा की परिवर्तनशीलता से, वर्षा का वितरण और कुल वार्षिक वर्षा से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि वर्षा की तीव्रता से। नेफेड यानी कि NAFED संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कृषि उत्पादों के विपणन से। भारत में ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 2016 में। सामान्यतः इमारती लकड़ी की वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में इमारती लकड़ी की वनस्पति नहीं पाई जाती है। मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के बोने को तरजीह दी जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि चना को तरजीह दी जाएगी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि WED किस वर्ष में मनाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1974 में मनाया गया था। जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। खोला थे। तो जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि
परजीविता कहा जाता है। पर्यावरण असंतुलन का कारण है, तो पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी। यानी कि पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति जो है यह पर्यावरण असंतुलन का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि BAST किसके साथ जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वन्य प्राणी के साथ जुड़े हैं। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि तना से प्राप्त होता है। दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह विकल्प डी यानी कि उर्वरता पुनर्भंडारण फसलें होती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प डी है यानी कि उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। तो साथियों, अगर दलहनी फसलों को खेतों में उगाया जाता है तो उससे खेतों में जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि खेतों की उर्वरता जो है बढ़ जाती है। सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मक्का जो है भूमि संरक्षित फसल नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपर्युक्त पर्यावरण प्रदूषक हैं। व्याख्या देखते हैं कि पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण और वन और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क में यह परिभाषित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सांप को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। कौन सा पशु सही रूप में वनों का रेजर यानी चाकू कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बकरी जो है वनों का रेजर यानी चाकू कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखता है यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण, समस्थिति, पारिस्थितिकी आला और एल नीनो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि समस्थिति जो है पर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का एक उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पेट्रोलियम जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2011-12 में। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण सभी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा के द्वारा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेत्रदान में दाता के नेत्र का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कार्निया जो है वो दान किया जाता है।
एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन है कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है और इसका कारण यानी कि स्त्रियों में 2X गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि शकरकंद का। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लैंगिक जनन पर आधारित है। यहाँ से जो कुछ प्रश्न है वो अरिथमेटिक के प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पर स्किप करेंगे और आपसे यह उम्मीद हम करते हैं कि आप ज़रूर मैथ की प्रश्नों की तैयारी आप अलग से कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स के प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तभी आप जो है मेरिट में बने रह सकते हैं। तो आगे आप 66 से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी प्लॉटर का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन करने के लिए एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और राडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमान एजेंट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सेंसर्स से महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प का फुल फॉर्म है। डैश मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावित सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावित सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। क्लाउड संगणन सेवा सम्मिलित नहीं करती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन सम्मिलित नहीं करता है। बैंकिंग शब्दावली में पिन यानी कि PIN का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन का फुल फॉर्म होता है। ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी IECT शब्द का अर्थ है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कंट्रोल प्लस इंटर दबाकर पेज ब्रेक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेस्ट दिखाता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ड्राफ्ट व्यू। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता है यानी कि फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ऑटोफिल का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि .jpg। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है यानी कि लाइनक्स विंडोज़ 98 विंडोज़ 7 और C++? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि C++, क्योंकि यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। बाकी लाइनक्स विंडोज़ 98 और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है।
काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि शिव प्रसाद गुप्ता ने काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की थी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वाराणसी का। इस प्रश्न को हम देखेंगे क्योंकि यह 2001 की जनगणना का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अपडेटेड देख लेते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाराणसी जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, परंतु इस डेटा को हम स्किप करेंगे। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में सबसे प्रथम में गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर और सबसे कम घनत्व वाले जिले घटते क्रम में क्रमशः ललितपुर, सोनभद्र, हमीर, महोबा और चित्रकूट हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कुपोषण को दूर करने के लिए शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कुपोषण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का उत्तर प्रदेश सदस्य है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1972 में। अगरिया, बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सोनभद्र जिले में यह जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट और आगरा का किला उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। यहाँ पर लोकगीत है और गायन का अवसर, तो यहाँ पर सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही सुमेलन है वह विकल्प ए यानी कि 4, 3, 2 और 1। तो जो चैता है वह मौसमी गीत है, कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया जो है यह ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है वो संस्कार गीत है। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, कहाँ पर स्थित था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कौशाम्बी में घोषिताराम मठ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। जनरथ नाम दिया गया है, तो जनरथ नाम किसको दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ललितपुर में सीमित मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर और चिकनकारी उद्योग लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर से संबंधित नहीं है। चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद का मुख्य व्यवसाय है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में अंकित की गई थी। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बुंदेलखंड रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि धान, मक्का और गेहूं जो है फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक लखनऊ और लखनऊ का खास करके मलिहाबाद क्षेत्र जो है सर्वोच्च उत्पादक है।
हमने प्रैक्टिस सेट 13 के सभी 100 प्रश्नों को देख लिया। तो साथियों, परीक्षा में काफ़ी कम समय है, तो इसी वीडियो में हम यानी कि आज प्रैक्टिस सेट 14 का भी पूरा 100 प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी साथी जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो सभी साथियों से आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने साथियों से विनती है कि वो पूरे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, तभी जो है उनको लाभ मिलेगा। और जो भी नए साथी हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, उन साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करें। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी वीडियो में जो है कि हम प्रैक्टिस सेट 14 को भी कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 14 के भी सभी 100 प्रश्नों को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अब एक ही प्रैक्टिस सेट बच जाएगा, अंतिम प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और एग्जाम की डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सभी प्रश्नों का पूरे प्रैक्टिस सेट 1 से 15 का आप रिवीजन करेंगे। जितनी बार रिवीजन करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो साथियों, आइए प्रैक्टिस सेट 14 का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि फसली भूमि जो है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नांकित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत के निम्नलिखित अभ्यारण्यों पर विचार कीजिए यानी कि पेरियार, दाचिगाम, सरिस्का और कान्हा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक उपयुक्त पशु विहारों के स्थानों का सही अनुक्रम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1, 4, 3 और 2। आइए देख लेते हैं। तो पहले पर आएगा पेरियार, उसके बाद कान्हा, उसके बाद सरिस्का और लास्ट में दाचिगाम अभ्यारण्य आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, तो क्या आरंभ किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इको मार्क का साइन पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। निम्नलिखित विधानों में से कौन सा पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में व्यवहृत नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि जल उपकर अधिनियम 1977। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मध्य प्रदेश। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चावल के फसल के लिए। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ज्वार जो है नकदी फसल के श्रेणी में नहीं आता है। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि चाय, रबर, नारियल और कहवा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रण नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रेखांश जो है जलवायु का नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर सुमेलन करना है वनस्पति और उसके क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का जो सही सुमेलन है वो विकल्प ए यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो चैपरल है वो उत्तरी अमेरिका से, मौकी जो है दक्षिणी यूरोप से, फिनबॉस जो है दक्षिण अफ्रीका से और माले स्क्रैप्स यानी कि मैली गुल्म जो है ऑस्ट्रेलिया से ही संबंध रखता है। यहाँ पर सुमेलन करना है मृदा का प्रकार उनके अभिलक्षण से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर सुमेलन देखते हैं यानी कि ऑक्सीसॉल जो है वो 3 से संबंधित है, वर्टिसॉल जो है वह 4 से संबंधित है यानी कि चिकनी मिट्टी से, हिस्टोसॉल जो है वह विकल्प 1 से यानी कि जैव पदार्थ में अति समृद्ध, और एंटीसॉल जो है संस्तरों में कमी वाली भूमि मिट्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सहभोजी कहलाता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी वन जो है जल चक्र को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चीन में पाया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उपवन यानी कि पार्क है। वनों के महत्व का के कारण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ग्रीन गोल्ड। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि गेहूं। निम्नांकित में से कौन खेती की पद्धति नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि शुष्क खेती की पद्धति नहीं है। गेहूं में बौनेपन के लिए जिन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि नोरिन 10। और निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि बड़े खेतों की प्रधानता। यहाँ पर खाली स्थान डैश का तात्पर्य पर्यावरण समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सामाजिक वानिकी। अगला प्रश्न देखेंगे कि मृदा क्षरण बड़ी समस्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बोरान, जिंक और आयरन। फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है किससे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि थर्मल पावर प्लांट से यानी कि थर्मल पावर परियोजना से। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रियो डी जेनेरियो में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी कब से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1973 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह विकल्प डी यानी कि पेंगुइन जो है बर्फ पर अंडे देती है। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मूंगफली व गेहूं। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाने के बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के काटने से पहले ही बो दी जाए। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि राज्य समिति ने दिया था। खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? यानी कि घास, कीट, पक्षी और बिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कीट। अगला प्रश्न देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक हैं। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घास विज्ञानी तकनीक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वन रोपण व पुनः वनीकरण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ओडम 1959 ने पारिस्थितिकी तंत्रों को उनके प्रकाश संश्लेषण पी के श्वसन आर के साथ अनुपात के आधार पर कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1988 में स्थापित किया गया। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अक्टूबर नवंबर के मध्य। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आइस कोर के द्वारा। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी साथी पुराने साथी हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को शुरुआत से पूरा अंत तक देखेंगे, तभी साथियों आपको जो है कि आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा। आप कई बार इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। नया प्रश्न पढ़ने से अच्छा है कि पुराने प्रश्नों का कई बार रिवीजन किया जाए, तो एग्जाम में यह तकनीक है जो ज़्यादा फायदेमंद होती है। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग खंड पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 5 खंड यानी कि 5 भाग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प जो है सी यानी कि रागी जो है कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एक प्रोटीन नहीं है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि डिंब वाहिनी नली में निषेचित करता है। निम्न में से कौन सा तना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि अदरक जो है एक तना है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी से, यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। अगला प्रश्न यह मैथ का प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को हम स्किप करेंगे। तो अब प्रश्न नंबर 66 देखते हैं कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि एक कंप्यूटर में निश्चित होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। एआई कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि
ज्ञान, डेटा और सूचना, यानी कि एआई कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि एनएलपी जो है प्रत्याशित है। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, उनको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि विशाल डेटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक लॉजिक के प्रवर्तक हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि क्लाउड शैनन। एसएसडी का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। एमओईएमएस का पूर्ण रूप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, यानी कि माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि डेटा जो है मान्य मेनू आइटम नहीं है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, यानी कि ऑटोफिल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, यानी कि एरियल जो है सेंसेरिफ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी, यानी कि व्यू, विंडो और स्प्लिट के माध्यम से बांटा जा सकता है। ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि कमलापति त्रिपाठी। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, यानी कि आगरा में स्थित है। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि सहरिया जनजाति वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? तो कहाँ से प्रकाशित होती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनका स्थान से संबंध बताना है, तो इसमें यह बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल यह सुमेलित नहीं है। बाकी जल विहार का मेला बुंदेलखंड से, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल से और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर से संबंध रखता है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिए थे और यहाँ पर उन्होंने अंतिम समय यानी यहीं पर उनका देहावसान हो गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी,
यानी कि कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का देहावसान हुआ था। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न में पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। दूसरा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि केवल कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रयागराज जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो किस चीज़ में दर्शाती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सेवाओं में निराशाजनक परिस्थितियां दर्शाती हैं। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कानपुर में यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को सम्मिलित रूप से ब्रेड बास्केट कहा जाता है। और यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राई तथा सरसों। तो साथियों, आप सभी ने इस एक ही वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13 और प्रैक्टिस सेट 14 दोनों प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न यानी कि 200 प्रश्नों को आपने देख लिया। तो साथियों, इस तरह के वीडियो का यही फायदा होता है कि आपने मात्र 50 मिनट में 200 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा। जो भी नए साथी हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वह जो है पूरा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखेंगे। तो साथियों, इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी भर्ती आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बाद भी कई सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो उन सभी का आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा तैयारी करवाया जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप एग्जाम फर्स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के नीचे अपना महत्वपूर्ण सुझाव जो है कमेंट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।